हेलो दोस्तों, माय नेम है सुशील सिंह बघेल। चलिए आज जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम के बारे में। ठीक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस होती हैं बीम में किस प्रकार से आती हैं और उसका डेरिवेशन भी सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम कोई आर्बिट्रेरी सेक्शन लेते हैं और उसमें ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं और या तो मोमेंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे हाथ की गदियाँ है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे हाथ की गदियाँ है, ठीक है, ये हाथ की गदियाँ है। ठीक है, अगर हम इसमें बेंडिंग देते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पॉइंट लोड लगाते हैं, वर्टिकल पॉइंट लोड, यहाँ पे कुछ भी लोड लगाते हैं तो इस तरह से बेंड हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी टॉप की स्किन होती है वो क्या कर जाती है, सिकुड़ती है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि टॉप की लेयर में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और जो बॉटम की लेयर रहेगी, नीचे वाली जो हमारी स्किन होगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खिंचती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलोंगेशन बोलेंगे। ठीक है, टॉप फाइबर में हमारा सिकुड़ना हो रहा है और बॉटम फाइबर में खींचना हो रहा है। ठीक है, तो टॉप फाइबर को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारे फाइबर्स हैं छोटे हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जो बॉटम फाइबर था, हमारा बॉटम फाइबर था, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे एलोंगेशन हो रहा है, जिसमें मतलब जो फाइबर्स हैं, जो हमारी स्किन है, वो क्या हो रही है, यहाँ पे खिंच रही है, मतलब एलोंगेट कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने बचपन में स्केल पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोई जीरो, यहाँ पे जैसे सपोज जीरो होगी, नंबर स्केल है ना, ये नंबर स्केल है, तो जस्ट सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक है, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या था, नेगेटिव वैल्यूज थी, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज थी। +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे बेंडिंग में भी सेम फंडा रहता है। ठीक है, जैसे हमने एक बीम लगा ले लेते हैं। ठीक है, बीम ले लेते हैं, इसमें पॉइंट लोड पी लगा देंगे, 2 पॉइंट लोड लगाए हमने, पॉइंट पी। तो ये बीम क्या हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टॉप फाइबर होंगे उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फाइबर्स की लेंथ होगी, टॉप की जो लेयर होगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जो बॉटम की लेयर होगी, जो फाइबर्स होंगे, क्या हो जाएंगे, इस तरह से एलोंगेट कर जाएंगे, मतलब इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, जिससे हमारे हाथ की गदिया यहाँ पे ऊपर सिकुड़ रही थी और नीचे हमारी खिंच रही थी। वैसे यहाँ पे बीम में भी सेम फंडा होगा। टॉप जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बॉटम फाइबर्स क्या होंगे, एलोंगेट हो जाएंगे, मतलब खिंचेंगे। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो इसको अगर हम डिक्रीज को माइनस बोलते हैं और इंक्रीज को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस की वैल्यूज है, नीचे पॉजिटिव वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर लीनियर वेरिएशन है, इफ देर इज अ लीनियर वेरिएशन, देन अगर लीनियर वेरिएशन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसी पॉइंट होगा, एक ऐसे लेयर होगी जहाँ पे क्या होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना ही यहाँ पे एलोंगेशन होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक ऐसा फाइबर होगा जहाँ पे ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना ही एलोंगेशन होगा। तो ऐसे फाइबर को, ऐसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो पर्पल लेयर आपको दिख रही है डॉटेड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस, या तो न्यूट्रल प्लेन, या तो न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्लियर, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगर हम मोमेंट लगाते हैं, ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, ठीक है, तो जो टॉप फाइबर होगा डिक्रीज कर जाएगा, बॉटम फाइबर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, अ प्लेन विच इज इन विच नो चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड न्यूट्रल सरफेस ऑफ न्यूट्रल प्लेन। हमने अभी देखा था, ऊपर साइड कॉन्ट्रैक्शन, नीचे साइड एलोंगेशन, बीच में हमारे जीरो थी। ठीक है, ना ही एलोंगेशन ना ही कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे लेयर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल सरफेस, या तो न्यूट्रल प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीजें हैं। चलिए, अगर ये न्यूट्रल सरफेस जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में इंटरसेक्ट कर जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो क्या है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। क्यों न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोल रहे हैं बेटा, न्यूट्रल एक्सिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम साइड व्यू देखेंगे, ठीक है, हमें 3D भी नहीं देखने दिखेगा, हमें इसे प्लेन दिखेगा। ठीक है, ये प्लेन दिखेगा, कौन सा प्लेन, एबीसीडी, एबीसीडी हमें प्लेन दिखेगा। ठीक है, तो जो एबीसीडी प्लेन है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी। ठीक है, एक लाइन दिखेगी, जिसको हमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्लेन है तो न्यूट्रल प्लेन। अब सिर्फ एक्सिस दिख रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन में ही डील करना रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ना कि न्यूट्रल प्लेन, ना ही न्यूट्रल लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंडिंग में, कि अगर हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन है बीम में, ठीक है,
तो जो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वही न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वही हो जाएगी हमारी न्यूट्रल। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे हमारे सिमेट्रिकल सेक्शन कौन से होते हैं, सर्कल होता है, क्यूब होता है, ठीक है, और रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, परफेक्ट नहीं बना है, आप समझ जाइएगा कि परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें, एक ऐसी एक्सिस एक ऐसी एक्सिस जो कि क्या करे, इसको इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। एक ऐसी एक्सिस जो इसको इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तीनों को एक्स एक्सिस में अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सर्कल की मिरर इमेज बन जाएगी, क्यूब की बन जाएगी, और रेक्टेंगल की मिरर इमेज बन जाएगी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, तो जो न्यूट्रल जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये येलो कलर की हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई है। ठीक है, तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी ये इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगी, इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगी, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट सबको क्लियर होगा कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वही हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, चलिए, व्हेन डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस, बेंडिंग इज सेड टू ओकर इन अ प्लेन ऑफ बेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब हमारे जो लोड्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट आती है, तो अगर वो पैरेलल है न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, थंब की डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, थंब की डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा थंब, ठीक, अगर यहाँ से हम इस तरह से मोमेंट लग रही है, अगर यहाँ पे मोमेंट लग रही है इस तरह से, ठीक है, तो अगर अपने राइट हैंड हैंड को लीजिए, राइट हैंड को लीजिए, ठीक है, और उसकी फिंगर्स को रोटेट करवाइए इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अपनी बाकी चार फिंगर होती हैं, थंब को छोड़ दीजिए, बाकी सारे फिंगर्स को रोटेट करवाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आपका थंब हो गया, बाकी आपके फिंगर्स ये हो गए। ठीक है, तो आपकी बाकी फिंगर्स मोमेंट के डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करवाइए, और थंब की डायरेक्शन आपकी बताइए क्या, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट बताइए। ठीक है, तो आपको फिंगर्स को मोमेंट के अलोंग रोटेट करवाना है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोमेंट कौन बताएगा, आपका थंब बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो जब बेंडिंग मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट मतलब थंब की डायरेक्शन, तो थंब और न्यूट्रल एक्सिस देखिए पैरेलल नहीं हो गए। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट भी हमारा अलोंग दी जेड एक्सिस हो गया, और न्यूट्रल एक्सिस से पहले ही हमारी जेड एक्सिस के अलोंग थी। ठीक है, दोनों ही पैरेलल हो गए एक तरह से। तो ऐसे में क्या हम बोलते हैं कि जो बेंडिंग है वो प्लेन ऑफ बेंडिंग में हो रही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अच्छे से अगर देखते हैं तो क्या होगा, when direction of bending moment and neutral axis are not parallel to each other, then bending is not occur in the plane of bending। इससे फायदा क्या मिल रहा है, इससे होता क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब अगर हमारी जो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो प्लेन ऑफ बेंडिंग में नहीं है, ठीक है, तो वहां पे टॉर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्शन हो जाएगा, मतलब बीम वहां पे रोटेट हो जाएगी। बीम इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ये हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है, इस पे हमने लोड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं आएगा, रोटेशन नहीं आएगा, लेकिन यही पॉइंट लोड अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे लगा दूं, कॉर्नर पे लगा दूं, तो ये बीम क्या हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी। यानी कि देखिए बेंडिंग इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लोड है ये टॉर्शन क्रिएट करवा देगा। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट लोड है वो अलोंग द एक्सिस लगने चाहिए। ठीक है, तभी सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आएगी, टॉर्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल है तो कोई टॉर्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको डॉटेड लाइन से शो करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस थी, ठीक है, जिसमें हमने न्यूट्रल एक्सिस को देखा था, उसी को हम और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, फील करते हैं कि क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हमने एक रैंडमली एक बीम ले ली, हमने एक रैंडमली बीम ले ली यहाँ पे बेटा, ये रैंडमली बीम है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज कोई दो मोमेंट लगा दिए, कोई भी हमने यहाँ पे दो मोमेंट लगा दिए, सपोज
दो मोमेंट हमने लगा दी तो बीम क्या हो जाएगी, इस तरह से बेंड कर जाएगी। इस तरह से हमारी बीम क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगी। टॉप फाइबर में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बॉटम फाइबर में हमारा टेंशन होगा। ठीक है, तो ऊपर साइड कॉन्ट्रैक्शन, नीचे साइड टेंशन। ठीक है, क्लियर है। बीच में एक ऐसी लेयर होगी जिसमें हमारे क्या होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ना ही टेंशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर बोलते हैं, न्यूट्रल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, इस बीम का साइड व्यू देख रहे हैं। अगर इसको हम 3D में देखें तो ये वाला साइड व्यू हो गया, ये वाला जो हमारी सरफेस थी। ठीक है, और अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये वाली जो सरफेस थी आपकी, ये वाली सरफेस क्या थी आपकी, ये वाली है हमारी बीम के साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू हो गया ये वाला। अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस तरह से आपको ये बीम दिखेगी, साइड व्यू से देखेंगे। लेकिन अगर 3D में देखेंगे तो इस तरह से हमें क्या होगा, न्यूट्रल लेयर मिल जाएगी। ठीक है, अगर 3D में देखेंगे तो इस तरह से हमें न्यूट्रल लेयर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर से, जो स्काई ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं आपको, स्काई ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ABCD। ठीक है, ABCD, तो ABCD आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपका, एक तरह से ABCD क्या है आपका, न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल लेयर है। ठीक है, ये हमने 3D में बीम को दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्काई ब्लू वाला है वो क्या है आपका, न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल लेयर है। ठीक है, तो ये पूरे बीम में रहेगी, अलोंग दी लेंथ पूरे बीम में रहेगी, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे नहीं होगी, किसी एक सेक्शन पे नहीं होगी, पूरे बीम में होगी। ठीक है, और अगर हम इस न्यूट्रल एक्सिस का ये जो 3D व्यू है, इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं, है ना, फ्रंट व्यू यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं, ठीक है, इधर साइड से अगर अपन देखते हैं फ्रंट व्यू, तो क्या दिखेगा हमें, इस तरह से आपको एक नॉर्मल एक प्लेन दिखेगा, PQRS प्लेन दिखेगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल प्लेन थी, जो न्यूट्रल प्लेन था पहले, वो अब आपको सिर्फ एक एक्सिस के थ्रू दिखेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, BC। इसको क्या हम बोल रहे हैं, BC, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल एक्सिस है। यही हमारी क्या है बेटा, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो आपको ये वाला, ठीक है, BC क्या दिख रहा है आपको, यही हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, यानी फ्रंट व्यू बोल सकते हो, फ्रंट व्यू हो गया, और ये वाला हमारा साइड व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, हमारा साइड व्यू, ये हमारा 3D। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एजम्पशंस जो हमारे बेंडिंग में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के बारे में देखेंगे, लेकिन डेरिवेशन देखने से पहले आपके मन में कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो हमें एजम्पशन देखना बहुत जरूरी होता है कि किसी चीज में क्या क्या एजम्पशन लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन तो वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है। कौन सा एजम्पशन कॉमन है भैया, देखिए पूरे सोम में ही चलता है, ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, इलास्टिक और हुक्स लॉ वैलिड होता है हमारे मटेरियल में। ठीक है, तो हमारा मटेरियल कैसा होता है, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक और हुक्स लॉ। मतलब प्रॉपर्टीज एवरी पॉइंट में, हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती हैं। लीनियर वेरिएशन होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी नहीं होती है, प्लास्टिक वेरिएशन नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यंग मॉडुलस इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज इक्वल। ठीक है, यंग मॉडुलस जो होता है टेंशन में और कंप्रेशन में क्या होता है बेटा, इक्वल रहता है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेशन में जो यंग मॉडुलस होगा, वही यंग मॉडुलस क्या होगा, टेंशन में होगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों assumption कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ई होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे सपोज हमने अगर कंक्रीट बनाया है, ठीक है, तो कंक्रीट का जो ई होता है 5000 अंडर रूट FCK होता है। ठीक है, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लेंगे, ठीक है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है, तो जो भी हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ई वेरी करेगा। ठीक है, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाओगे तो ई वेरी कर जाएगा, ई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एजम्पशन ले लिया पहले से ही कि ये चीज कब वैलिड होगी, जब EC और ET दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या बोल रहा है कि प्लेन सेक्शन जो हमारा होता है वो बेंडिंग के पहले भी प्लेन रहेगा और बेंडिंग के आफ्टर भी हमारा क्या होगा, प्लेन ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हम शियर फोर्स को एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करने से क्या मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है कि शियर फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज ऑफ शेप के बारे में, है ना, चेंज ऑफ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें हम शियर फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, जिससे चेंज ऑफ शेप के हमें डील ना करना पड़े। ठीक है,
चलिए हमने रैंडमली एक बीम बीम ले ली। इसमें आपको पर्पल लाइन न्यूट्रल एक्सिस को बता रही है। ठीक है, इसमें हमने बीम ले ली थी। ठीक है, इसमें जो हमारी पर्पल लाइन है वो हमारी न्यूट्रल एक्सिस को शो कर रही है। ठीक है। चलिए जब बेंडिंग हो जाएगी तो इस तरह से आपको बीम दिखेगी। इस तरह से कुछ आपको बीम दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो हमारे न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, 3D में दिखाने की कोशिश करी है मैंने कि आपको थोड़ा एक एज्यूम मतलब एजम्पशन मन में आ जाए, आपको इमेजिनेशन आ जाए मन में, आप समझ पाए थोड़ा सा अच्छे से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, परफेक्टली तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो प्लेन सेक्शन है बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग में क्या होता है, प्लेन ही रहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, जैसे सपोज मैंने कोई पहले येलो कलर का एक सेक्शन लिया। ठीक है, येलो कलर का मैंने एक सेक्शन ले लिया, इस तरह से येलो कलर का एक मैंने सेक्शन ले लिया। ठीक है, अभी ये येलो वाला सेक्शन बिफोर बेंडिंग था। बिफोर बेंडिंग वो येलो कलर का था। ठीक है, लेकिन जब उसमें बेंडिंग होगी तो कौन से कलर का हो जाएगा आपका, इस तरह से ग्रीन कलर के हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो बिफोर बेंडिंग वो येलो कलर का था, और आफ्टर बेंडिंग क्या हो गया, वो एक तरह से ग्रीन कलर का शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो है प्लेन। ठीक है, प्लेन ही, उसमें वॉर्पिंग नहीं हुई है। ठीक है, वॉर्पिंग मतलब होता है कि उसका शेप का चेंज हो जाना। ठीक है, तो शेप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। चलिए और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो 3D में देख रहे हैं कर्व्ड बीम में। कर्व्ड बीम में भी हमारा जो प्लेन सेक्शन है बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग भी क्या रहेगा, प्लेन ही रहेगा। नीचे साइड देख रहे हैं टेंशन हो रहा है। नीचे साइड क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, टेंशन हो रहा है। ऊपर साइड क्या हो रहा है, हमारा कंप्रेशन हो रहा है। फाइबर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये साइड एलोंगेट हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम शियर फोर्स को निगलेक्ट ना करते तो कुछ इस तरह से आपका कर्व्ड बनता। क्या बनता, कर्व्ड बनता। ठीक है, जो प्लेन सेक्शन होता है प्लेन नहीं रह जाता, वॉर्पिंग हो जाती है, प्लेन सेक्शन बिगड़ जाता, खराब हो जाता। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हमारा लीनियर नहीं रहता। जो हमारा स्ट्रेन होता है बेटा अलोंग द डेप्थ, हमारा स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है अलोंग द डेप्थ क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो एजम्पशन है, प्लेन सेक्शन बिफोर एंड बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग, ये वाला ये चीज बता रहा है। इसका स्ट्रेन मतलब एक तरह से एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन, ठीक है, टॉप मतलब बॉटम फाइबर में सबसे ज्यादा था। ठीक है, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे कम होता गया, फिर ऊपर साइड जैसे कंप्रेशन में गए तो फिर वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या है, प्लेन ही है, कि वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वार्पिंग नहीं हुई है, शियर फोर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि शियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है, बेंडिंग से शेप चेंज नहीं होती है, बेंडिंग से सिर्फ एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है बस। ठीक है, चलिए ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए सिंपल याद रखिए, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बस इतना ही है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग इज वर्टिकल एंड रेक्टेंगुलर बट आफ्टर बेंडिंग इंक्लाइंड एंड ट्रेपेजोइडल। ठीक है, कि हमें पता है यहाँ पे देखिए एक तरह से पॉइजन रेशियो का रोल आ रहा है, अगर आपको पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो में क्या होता है कि लेटरल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल का, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला फोर्थ एजम्पशन देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि जो टॉप फाइबर है, टॉप फाइबर में देखिए कॉन्ट्रेक्शन होगा तो सिकुड़ जाएगा, और बॉटम फाइबर एलोंगेट हो रहा है, इस तरह से आपका खिंच जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रेपेजोइडल बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक assumption है। ठीक है, जो बेंडिंग के बिफोर बेंडिंग क्या था, वर्टिकुलर रेक्टेंगुलर था, बट आफ्टर बेंडिंग क्या होगा, इंक्लाइन और ट्रेपेजोइडल हो गया। ठीक है, तो अगर पॉइजन रेशियो का आप रोल लेते हो तो ये सारी चीजें हैं, नहीं तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको आप थोड़ा सा मत लेना, इसको है ना, इसको कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, इफ बेंडिंग टेक्स प्लेस इन बेंडिंग प्लेन दैट मीन लोडिंग प्लेन सिमेट्रिकली डिवाइड द क्रॉस देन ओनली बेंडिंग विल अकर। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ठीक है, अगर यहाँ पे जो हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, अगर हम उसी में लोड लगाते हैं तभी क्या होता है कि बीम में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आती है। ठीक है, लोडिंग मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लगेगा। ठीक है, अगर किसी और हमने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी दे दी, लोड कहीं और लगा दिया, जैसे सपोज मैंने लोड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा दिया इस तरह से, कॉर्नर पे लगा दिया, तो बीम क्या हो जाएगी, इस तरह से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बेंडिंग नहीं बोलेंगे, इसको टॉर्शन बोलेंगे कि वो रोटेट हो रही है। ठीक है, क्लियर है, तो न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल अगर डायरेक्शन हमारी बेंडिंग मोमेंट की रहती है तभी उसमें हम बेंडिंग बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या हम बोलते हैं, टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है,
तो टॉर्शन को हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम डेरिवेशन की तरफ, और यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेशन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बीम ले ली। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस थी ए बी, पर्पल कलर की। उसके बाद हमारे पास हमने एक लेयर ले ली सी डी, जो कि ग्रीन कलर की दिख रही होगी आपको। ठीक है, वो न्यूट्रल एक्सिस से एट अ डेप्थ वाई है, वाई डेप्थ पे जाके हमारी न्यूट्रल एक्सिस से हमारी सी डी लेयर है। ठीक है, ये बिफोर बेंडिंग की कहानी है। आफ्टर बेंडिंग क्या हो जाता है, सेम चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सी डैश डी डैश हो जाएंगी। और ए बी तो हमारे न्यूट्रल एक्सिस से तो चेंज तो होनी नहीं है, तो ए बी हमारा ए बी ही रहेगा, लेकिन सी डी क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश हो जाएगा, मतलब एलोंगेट कर जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो अब हम स्ट्रेन इन सी डी लेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेन निकाल लेंगे सीडी लेयर पे। सीडी लेयर जो थी उसमें इतना स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन मतलब पता ही है आपको, चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है, कितना चेंज हुआ, फाइनल कितना था माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल कितना था भैया, सी डैश डी डैश। फाइनल कितना था बेटा, सी डैश डी डैश। इनिशियल कितना था, सी डी, है ना। सीडी लेयर को देखना है बस। ठीक है, सीडी लेयर को देखिए, सीडी लेयर में कितना चेंज हुआ। ठीक है, कितना एलोंगेट हो गया। ठीक है, तो फाइनल मतलब आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग उसकी पोजीशन क्या थी, सी डैश डी डैश। तो सी डैश डी डैश जो भी इसकी लेंथ रही होगी, ठीक है, माइनस सी डी जिसके इनिशियल थी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। ठीक है, तो रिस्पेक्ट टू डिवाइड कर दिया सी डी से। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सी डैश डी डैश तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सी डी है, ठीक है, बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग जो सी डी था किसके बराबर था, इसकी लेंथ की बात करें अगर, तो सी डी की लेंथ है वही लेंथ हमारी ए बी की है। ठीक है, तो हम सी डी को रिप्लेस कर देंगे ए बी से। क्लियर है ना। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले ही बचपन में, कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि आर्क की वैल्यू, आर्क मतलब लेंथ एक तरह से, ठीक है, तो आर्क की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, थीटा इंटू आर। ठीक है, थीटा इंटू आर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो आर्क बन रही हैं, एक तो आर्क ए बी बन रहा है, ठीक है, आफ्टर बेंडिंग वाली। यहाँ पे देखिए आफ्टर बेंडिंग एक आर्क ए बी है, एक आर्क सी डैश डी डैश है। तो आर्क ए बी की लेंथ अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, जो भी इसका रेडियस होगा उससे एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंगल नहीं दिखाया, एंगल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है बेटा, थीटा एंगल है। ठीक है, तो जब थीटा एंगल है, ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, ए बी लेंथ की अगर बात करें तो थीटा इंटू द रेडियस, रेडियस क्या होगा आर। ठीक है, तो जिस रेडियस से बेंडिंग अकर होती है, बेंडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसी के कारण कर्व बन रहा है, इसी कारण हमारी बीम बेंड हो रही है। ठीक है, तो जो आर है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। थीटा इंटू रेडियस कितना है हमारा आर। ठीक है, तो थीटा इंटू आर, तो कौन सी किसकी लेंथ आ जाएगी, आर्क ए बी की। ठीक है, तो ए बी जो होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, आर थीटा। ठीक है, सिमिलरली सी डैश डी डैश में हम क्या लिख देंगे, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश ग्रीन वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली आर, आर तो था ही ए बी तक। ठीक है, ए बी तक आर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे ग्रीन वाली और डेप्थ पे है, तो यहाँ पे वाई और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, एंगल सेम रहेगा थीटा, तो एंगल इंटू रेडियस, एंगल थीटा था, रेडियस हो गई हमारी आर प्लस वाई। ठीक है, वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पे, सारी वैल्यूज रख दी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सी डी की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है, तो आप लोग सी डी की वैल्यू भी रख लीजिएगा। सी डी की वैल्यू सेम होगी जो हमारी ए बी की होगी, क्यों, क्योंकि सी डी क्या था, इनिशियल वाला बेंडिंग था। ठीक है, बेंडिंग के पहले कितनी थी, बेंडिंग के पहले देखिए ए बी था वही सी डी था, तो ए बी की वैल्यू आर थीटा थी, तो सी डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर थीटा हो जाएगी। चलो आर थीटा लिख लो। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली, लिख देंगे आर थीटा, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, आर थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सी डी से आप फाइनल वाले बेंडिंग से कंफ्यूज मत होना है, सी डैश डी डैश नहीं है। ठीक है, ये सी डी है, ये सी डी है। तो सी डी इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी।
ठीक है। तो चाहो तो आप इस सी डी की जगह लिख लो, ए बी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आपको पता ही है आर थीटा, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो गया, बचेगा क्या, वाई थीटा अपॉन सी डी। ठीक है, वाई थीटा अपॉन सी डी बच गया। ठीक है, वाई थीटा अपॉन सी डी बच गया। ठीक है, अब स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है कि अगर हुक्स लॉ की बात करें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, सबको पता है। ठीक है, अगर यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन। ठीक है, ई यहाँ पे यंग मॉडुलस आ जाता है जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो वही किया है अपन ने, स्ट्रेन की वैल्यू रख दी है, सिंपल है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन की साइड हमने क्या लिख दिया बेटा, स्ट्रेन की साइड हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है आपका, वाई थीटा अपॉन आर थीटा। यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल कर दीजिए, थीटा से थीटा क्या कर दीजिए बेटा, कैंसिल कर दीजिए, थीटा से थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, वाई अपॉन आर। ठीक है, चलिए वाई अपॉन आर बचा। ठीक है, उसको अब हम जमा लेंगे और अरेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, क्योंकि बहुत काम की इक्वेशन है। ठीक है, बेंड इक्वेशन का आपने एक हिस्सा आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, बेंड इक्वेशन का आपने एक हिस्सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यही हमारी बेंड इक्वेशन होती है। ठीक है, बेंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और बात सीखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकालें तो वाई को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या रह जाएगा, सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई। अब ई क्या होता है, यंग मॉडुलस, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, किसी बीम के लिए दोनों ही क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि ई तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई और आर हमारे बेंडिंग की प्रॉपर्टी हो गई। बेंडिंग हो गई, लोड लग गया। ठीक है, उसके बाद तो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, स्टेटस किस तरह से वेरी करेंगे, डिपेंड करेगा कितना वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सिग्मा है यानी स्ट्रेस है, वो अलोंग द डेप्थ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हो तो सिग्मा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ है, मतलब इसका क्या होगा, इसका मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस के अगर ऊपर जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। सिमिलरली न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आओगे तो हमारे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेसेस का वेरिएशन, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टॉप फाइबर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है और बॉटम फाइबर में भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस आएंगी। ठीक है, नेचर अलग अलग होगा, टॉप फाइबर हमारी कंप्रेसिव आएगी और बॉटम फाइबर हमारी टेंशन आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। ठीक है, क्योंकि टॉप में कंप्रेशन हो रहा था तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और बॉटम में टेंशन हो रहा था तो टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, है ना, ऊपर कॉन्ट्रेक्शन यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे एलोंगेशन मतलब टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, जो स्ट्रेस इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल लेयर की। ठीक है, कोई भी लेयर की न्यूट्रल लेयर से कितनी डेप्थ है उस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कितनी है। ठीक है, न्यूट्रल जो हमारी लेयर होगी, ठीक है, न्यूट्रल लेयर से कितनी डेप्थ है, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा हमारा सिग्मा भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, और बहुत टॉप फाइबर में उसके बाद तो हमारा न्यूट्रल जो हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल से तो बढ़ नहीं सकती, टॉप फाइबर इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो अगर आप वाई मैक्स रख देते हो तो हमें सिग्मा मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बॉटम में भी यही केस होगा, सबसे नीचे वाला फाइबर पे आप आओगे तो वाई मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस का हम दूसरा हिस्सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है, अब हम दूसरा पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमने सेम बीम ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक 3D मॉडल लाया है, यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, जो आपकी पर्पल डॉटेड लेयर है क्या हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, सेम चीजें हैं, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर लिया डी ए। ठीक है, जिसकी डेप्थ है वाई फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इस न्यूट्रल एलिमेंटल एरिया डी ए पे क्या होगा, आपका एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हमने नाम दे दिया डी एफ। ठीक है, चलिए
तो अब इस डीएफ के कारण जो हमने एलिमेंटल एरिया लिया है या स्ट्रिप लिया है, जो भी हम इसको बोलना चाहें, तो इस एलिमेंटल एरिया या स्ट्रिप में कितना ज्यादा मोमेंट आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है मोमेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पे डीएफ है, और डीएफ, अगर ये फोर्स हमारा डीएफ है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अगर इस तरह से लग रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, तो डीएफ इंटू वाई, एफ इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम देखें तो जो डीएफ है यानी फोर्स, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं फोर्स को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा इंटू डी। एरिया कौन सा होगा, जिस पे डीएफ लग रहा था, डीएफ में कौन से एरिया पे लग रहा है, डी ए, एलिमेंटल एरिया डी ए है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम, ये तो हमने स्ट्रिप के लिए निकाली यानी एलिमेंटल एरिया के लिए निकाल लिया, अगर हम पूरे बीम की बात करें, ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए मोमेंट को हमने डीएम से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये इंटीग्रेशन कर दिया दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया 0 से d/2, और राइट हैंड भी हमने कर दिया 0 से d/2। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे वाई टॉप कर दीजिए और वाई बॉटम कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है आपको। ठीक है, तो y कहाँ से वेरी कर रहा है बेटा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे 0 है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो टॉप फाइबर तक पहुंचेगी तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, से बाकी चीजें सेम है, मैंने वो इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था कि जो सिग्मा इक्वल टू हमने क्या डिराइव करा था, अभी हमने बेंडी इक्वेशन देखी थी ना, तो उसमें हमने क्या किया था, सिग्मा इक्वल टू क्या डिराइव किया था, ई अपॉन आर इंटू वाई, ये डिराइव करा था, है ना। तो इसमें हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी है ई अपॉन आर इंटू वाई। ठीक है, अब ई अपॉन आर तो कांस्टेंट था, तो हमने उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे डीएम का इंटीग्रेशन हो गया, तो उसको हमने कैपिटल एम लिख दिया, जो कि पूरे सेक्शन का मोमेंट है। ठीक है, अभी एलिमेंटल एरिया का मोमेंट नहीं है, पूरे सेक्शन का मोमेंट है एम। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे वाई इंटू वाई क्या हो जाता है आपका, वाई इंटू वाई हो जाता है आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, डी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो ई अपॉन आर हो गया कांस्टेंट, और जो ये आपको पूरी टर्म दिख रही है इंटीग्रेशन के बाद वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ये क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, एरिया का दो बार मोमेंट लेना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो किसी एलिमेंटल एरिया डीए का हमने एक बार मोमेंट लिया वाई, और उसका एक बार और मोमेंट ले लिया तो वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लीजिए, तो m अपॉन आई लिख दिया इक्वल टू ई अपॉन आर लिख दिया। ठीक है, ये हमारे बेंडिंग इक्वेशन का सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिग्मा सिग्मा अपॉन y इक्वल टू ई वाई अपॉन आर, और सेकंड पार्ट में हमने ये कैलकुलेट किया, दोनों साइड अगर हम देखें इक्वेट करवाएं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करवाते हैं, राइट हैंड साइड देखें ई अपॉन आर ही है, तो दोनों को हम इक्वेट करवा सकते हैं। ठीक है, इक्वेट करवाएंगे अगर, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, जो कि क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन होती है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको बेंडिंग इक्वेशन समझ में नहीं आ रही है। डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको दो पार्ट में करना है आपको। ठीक है, दोनों पार्ट में आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और पहला लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लीजिए, फिर राइट हैंड वाला बेंडिंग इक्वेशन का पार्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों को इक्वेट करवा दीजिए और फाइनल आपकी बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।